तो भाइयों, मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको परसेंटेज में देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो भाइयों, आज हम जानेंगे इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए और सिंपल तरीके से। और उसके बाद जिन क्वेश्चनों को देख के आपको डर लगता था या काफी टाइम आपका वेस्ट करते थे, अब क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाएंगे। तो आपको कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, सेकंडों में आप देखते ही आंसर लगाएंगे। और बार बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बच्चों के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होते। इस वजह से क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम उनका लगता है और कई बार उनसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। और आज इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद जिन क्वेश्चनों को आप कर नहीं पाते थे या काफी टाइम आपका लगता था, आप सेकंडों में ही उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेंसुरेशन में हमारी कौन कौन सी आकृतियां होती हैं। तो आप सभी जानते होंगे, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सी 1D आकृति है, कौन सी 2D आकृति है, कौन सी 3D आकृति है। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी 1D आकृति होती है हमारी। तो कोई भी सिंगल लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, कोई भी डायगोनल हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, कोई भी पेरीमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, तो कोई भी लाइन, कोई भी सिंगल साइड आपकी 1D आकृति होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी 1D आकृति है, सिर्फ एक डायमेंशन होती है उसकी। तो 1D आकृति में हमारी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, पेरीमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, रेडियस हो गया, साइड हो गई। कोई भी लाइन हो गई, उसका मीडियन हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। एल्टीट्यूड क्या है, ये भी एक हाइट की तरह ही काम करता है, ये भी एक सिंगल लाइन होती है। ये हमारा डायगोनल हो गया, ये भी एक सिंगल लाइन है। ओ से बी तक हमारा एक रेडियस हो गया, ये भी एक सिंगल लाइन है। या ए भी एक पूरी लाइन होगी, ये हमारा डायमीटर हो गया है सर्कल का, ये भी एक सिंगल लाइन है। तो कोई भी सिंगल लाइन आपकी 1D आकृति में आएगी। ये आप याद रखेंगे, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, ये भी आपके सिंगल में आएंगे, डायगोनल ये भी सिंगल में आएगा, एल्टीट्यूड मीडियन भी सिंगल में आएगा। और सिंगल को हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में। आप कभी भी तार लेने गए तो तार को वो कहेगा कितने मीटर में दे दो, कितने सेंटीमीटर में दे दो, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नहीं बोलेगा। कभी भी आप कपड़ा लेने जाएंगे तो आपसे बोलेंगे कितने मीटर कपड़ा आपको दे दूं। तो इनकी लेंथ होती है, ये सिर्फ 1 डायमेंशन की होती है। अब जानते हैं जिनकी 2 डायमेंशन होती है, जिसको हम एरिया में डिनोट करते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। जैसे आप फर्श की टाइल लेने जाओगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि कितने स्क्वायर फीट एरिया है। तो जहां पे भी आपकी 2 डायमेंशन हो, वहां पे आपका एरिया निकलेगा। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो भी इसी में ही आता है। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास 2 साइड होनी चाहिए, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो कोई भी सिंगल लाइन, कोई भी एल्टीट्यूड, कोई भी डायगोनल, कोई भी रेडियस, कोई भी डायमीटर, ये आपकी 1D आकृति है। और जहां पे आपके पास 2 साइड हो, वहां पे आपका एरिया निकलेगा और वो आपकी 2D आकृति हो जाएगी। अब जानते हैं 3D आकृति, जिस भी चीज को भरा जा सके। जैसे कि कोई बोतल हो गई, उसमें पानी भर दिया आपने, तो उसमें पता लग सकता है कि कितनी चीज इसमें भरी हुई है। आप किसी भी कमरे में खड़े हैं, उसमें कितनी हवा भरी हुई है, ये आप पता कर सकते हैं। तो जिस भी चीज को आप भर सकें वो हमारी 3D आकृति हो गई। तो जो भी हमारे क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, वो हमारी 3D आकृति होती हैं। तो हमारा ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये हमारी 2D आकृति होगी। लाइन हमारी 1D आकृति होगी। तो पहले तो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था। अब जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है कि किसी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है या किसी रेक्टेंगल की साइड 10 सेंटीमीटर है। अगर वो साइड दुगुनी कर दी जाए या 3 गुनी कर दी जाए तो उनका पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा। या फिर पूछ सकते हैं कि एरिया कितना बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का नहीं पूछते, लेकिन वो भी हम जान लेंगे। स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितनी मेहनत वहां पे कर लो, आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होने वाले। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे। तो हमेशा 2D आकृति का हम एरिया निकालते हैं और 3D आईडी का वॉल्यूम निकालते हैं। और एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके सामने कि पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों एक ही चीज होती हैं। किसी भी 2D आकृति का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं कि उसकी सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। तो कहने का मतलब उसकी बाहर की आकृति को हमने जोड़ लिया, उसका पेरीमीटर निकल गया, परिमाप निकल गया। तो पेरीमीटर का ये कॉन्सेप्ट आपका ट्राइंगल पे भी, स्क्वायर पे भी, रेक्टेंगल पे भी, कोई भी 2 आकृति है, सब पे यही काम करेगा। और जो कॉन्सेप्ट आपको समझना था वो ये था कि पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस सेम ही चीज है, बस इस गोलाई की वजह से इस पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोल दिया, बस इतना फर्क है। तो जैसे हम किसी भी 2D आकृति का बाहर बाहर का जोड़ करके पेरीमीटर निकालते हैं, ऐसे ही सर्कल की बाहर की आकृति का हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो भाइयों, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 1D आकृति से ही 1D आकृति में ही कोई चीज पूछी जा रही है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे आपसे बोल दिया किसी स्क्वायर की भुजा 10% बढ़ गई, अब 1D में से ही हमसे कुछ पूछ लिया, उसका डायगोनल पूछ लिया, एल्टीट्यूड पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया जो 1D वाला हो, तो वो भी 10% ही बढ़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी 1D आकृति दे रखी है और उसमें से 2D पूछी जाए, एरिया पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली का स्क्वायर आप कर देंगे। किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर कर देना है। तो 1D आकृति से 2D आकृति में आने के लिए आपको स्क्वायर करना है उस नंबर का। अगर 1D से 3D की तरफ पूछा जाए तो उस नंबर का आप क्यूब कर देंगे।
तो 1D से 2D में आने पर आपको नंबर का स्क्वायर करना है, 1D से 3D में आने के लिए नंबर का क्यूब करना है। 3D से 1D में अगर जाना हो तो क्यूब रूट कर देंगे, और 2D से 1D की तरफ अगर आपको जाना है तो रूट कर देंगे। तो भाइयों देखते हैं कॉन्सेप्ट को जो हमने अभी तक जाने किस तरह से वो रियल में काम करते हैं। तो मान के चलो किसी स्क्वायर की 10% साइड हमने बढ़ा दी, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 पे 1 बढ़ा दी, तो पहले मान के चलो 10 सेंटीमीटर थी, अब वो 10 से 1 बढ़ के 11 सेंटीमीटर हो गई। तो साइड पहले 10 थी, अब 11 हो गई। तो 10 से 11 हो गई, कितनी बड़ी? 1 बड़ी। किस पे बड़ी? 10 पे बड़ी। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका पेरीमीटर देखते हैं, फिर इसका पेरीमीटर देखते हैं, और जो पेरीमीटर में डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। तो a हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया। यहाँ पे हमारा a 11 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब देखते हैं डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं? √2a। तो a हमारा 10 है, √2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी साइड 11 है, 11 √2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा a 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी साइड 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो हमने 10% साइड बढ़ाई थी एक स्क्वायर की, तो दूसरे स्क्वायर में कितना हमारा पेरीमीटर बढ़ा, कितना डायगोनल बढ़ा, कितना एरिया बढ़ा, वो अब हम जानेंगे। तो 40 से 44 हो गया, 4 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया? 40 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो 10% आ गया। तो 10% हमने बढ़ाई थी, तो पेरीमीटर भी हमारा 10% ही बढ़ा। तो पेरीमीटर हमारी 1D आकृति होती है, और साइड भी हमारी 1D आकृति होती है। तो 1D से ही 1D में कोई चीज बढ़ी तो उतने ही परसेंट बढ़ेगी। तो 10% हमने साइड बढ़ाई थी, तो हमारा पेरीमीटर भी 10% ही बढ़ा। अब डायगोनल को देखते हैं, ये भी हमारी 1D आकृति होती है। तो यहाँ पे डायगोनल हमारा 10√2 है, यहाँ पे 11√2 है। कितना ज्यादा है? 1√2। तो √2 आ जाएगा बटे में। किस पे बढ़ा है? 10√2 पे बढ़ा है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, √2 से √2 कट जाएगा, 10 से 100 10% पे कट जाएगा। तो आपने देखा कि साइड अगर 10% बढ़ी है तो डायगोनल भी 10% ही बढ़ा है। अब देखते हैं एरिया। एरिया यहाँ 100 है, यहाँ पे 21 है, तो कितना ज्यादा हो गया? 21 ज्यादा हो गया। किस पे? 100 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 21% आ जाएगा। तो आपने देखा ये हमारी 1D आकृति थी, साइड जो थी, और एरिया हमारा 2D आकृति है। तो 1D से अगर 2D में आया तो पहले 10 थी, अब 21 हो गई। कहने का मतलब कहीं ना कहीं डबल हो गई, लेकिन एग्जैक्ट डबल नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना था कि 1D आकृति से अगर 2D आकृति की तरफ आते हैं तो उसका डबल हो जाता है। जो भुजा हमको दे रखी होती है, जो साइड हमको दे रखी है, तो उसकी दोगुनी हो जाती है। 1D से ही 1D में कोई भी आकृति कोई चेंज नहीं आएगा। जो 10% यहाँ बढ़ा है वो यहाँ बढ़ेगा, डायगोनल भी 1D है, यहाँ भी 10 बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही एरिया आया 10 की जगह 20 हो गया। लेकिन जो 21 हुआ है, ये हुआ है सक्सेसिव की वजह से। तो जब भी 1D आकृति से 2D आकृति की तरफ आएगा तो वहां पे हमारा सक्सेसिव लगेगा, और 10% के अगर दो नंबर आपके पास है उनका सक्सेसिव 21 ही आएगा। ये जो एक एक्स्ट्रा आया है पे दोगुने की जगह, वो सक्सेसिव की वजह से आया है। तो इससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर हमारी 1D आकृति से 2D आकृति में दो आंसर दे दिए 10% के, एक 20 दे दिया और 21 दे दिया, तो उसका एग्जैक्ट आंसर 21 होगा, और 21 अगर नहीं दे रखा होगा तो 20 होगा। तो कहने को तो 1D का डबल ही कहते हैं हम 2D को, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी जो आती है 21 आती है, 20 नहीं आएगी। और एग्जाम में आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, आपको दुगना करके ही दिया जाता है। कॉन्सेप्ट दुगने के तौर पे ही पूछा जाता है। अब इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगाएंगे। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो भाइयों देखते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन कहा क्या हमसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भाइयों हमने देखा था कि 1D से ही 1D में आपको कोई भी परसेंट दे रखा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1D में हमारे होते क्या है, कोई भी लेंथ हो गई, कोई भी ब्रेथ हो गई, कोई भी हाइट हो गई, कोई भी एल्टीट्यूड हो गया, पेरीमीटर भी हमारा 1D में ही आता है, सर्कमफेरेंस भी हमारा 1D में आता है, डायगोनल भी 1D में आता है, रेडियस और डायमीटर भी 1D में आते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है और परिधि में वृद्धि हमसे पूछिए, तो दोनों हमारी 1D आकृति हो गई। तो कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, 10% ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप देखते ही आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा 200% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। तो हमने जाना था कोई भी 1D आकृति से 2D आकृति की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो भुजा हमारी 1D आकृति होगी, क्षेत्रफल हमारा 2D आकृति हो गया। लेकिन हमने एक बात और जानी थी, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम सक्सेसिव से निकालते हैं।
तो यहाँ पे हमें वर्ग की भुजा दे रखी है 200%। तो ए हमारा 200 हो गया प्लस बी 200 हो गया प्लस ए 200 गुना बी 200 बटे में 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 200 200 जोड़ेंगे 400 हो गया प्लस 2 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 800 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 1D से 2D में अगर आपको जाना है तो उस नंबर का आप सक्सेसिव निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर आपको सक्सेसिव का आंसर नहीं देगा, अगर दुगने में आंसर दे रखा होगा तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको दोनों आंसर एक साथ दे रखे हैं तो आप सक्सेसिव वाले आंसर पे जाएंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके विकर्ण में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या जाना था, 1D से 1D में कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे भुजा जो हमारी है वो भी 1D हो गई और जो हमारा विकर्ण है डायगोनल है वो भी हमारा 1D हो गया। तो साइड में अगर 20% की वृद्धि हुई है तो विकर्ण में 20% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाइयों ये क्वेश्चन फिलहाल सीटेट में आया हुआ है, लेकिन कोई भी टीचिंग एग्जाम हो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि होगी, हमसे पूछा है। तो अभी तक हमको परसेंट दे रखा था, उसकी वृद्धि पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमको भुजा दी है और फिर उसको 2 गुना बढ़ा भी दिया गया है। तो कितने गुना उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा ये हमसे पूछा है। तो ये हमारी 1D आकृति हो गई, ये हमारी 2D आकृति हो गई। अगर यहाँ पे हमको भुजा की जगह परसेंट दे रखी होती तो हम उसका सक्सेसिव निकालते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन भुजा के केस में हमने क्या जाना था, जो भी हमारी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर हम कर देंगे। अगर यहीं पे वॉल्यूम या आयतन पूछा जा रहा था तो उसका हम क्यूब कर देते। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। साइड हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका एरिया हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा है कि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दें, तो 5 से 10 कर दें उसे, तो उसका एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ आप देखेंगे तो साइड अगर हमारी दुगनी हुई है तो एरिया हमारा 4 गुना हो गया। तो साइड अगर हमारी दुगनी है तो एरिया हमारा 4 गुना हो गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में इस टाइप से आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी 1D आकृति से 2D आकृति की तरफ हम जाएंगे तो जो गुना हमें दे रखा है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे परसेंट में दे रखी थी, वहाँ पे जो वृद्धि हो रही थी परसेंट में हो रही थी। यहाँ पे जो भुजा है वो दुगनी हो रही है, दुगने के केस में स्क्वायर लगेगा। और अगर हमसे 1D से 2D में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो गुनी के केस में क्या है, जो भी हमारे पास नंबर है उसका स्क्वायर हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम 3D में अगर पूछा जा रहा होता तो 1D का हम क्यूब कर देते, फिर 2 का क्यूब करते हैं 8 हमारा आंसर होता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस था। क्वेश्चन आप देखते ही आंसर लगाएंगे। अगर भुजा में परसेंटेज की वृद्धि हुई है तो आप सक्सेसिव यूज करेंगे। अगर भुजा में कुछ सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए और उसमें कुछ गुना वृद्धि हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो जितने भी गुना है उसका स्क्वायर करके आप क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका क्यूब करके आप आयतन निकाल सकते हैं। और अगर आपको आयतन या क्षेत्रफल दे रखा हो और 1D आपसे पूछ ले जाए तो नंबर का क्यूब रूट करके आप वॉल्यूम से 1D निकाल सकते हैं और नंबर का रूट करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, भुजा हमारे 5 से 10 कर दी है बस, और क्षेत्रफल की जगह हमसे परिमाप पूछा है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये भुजा हमारी 1D आकृति होती है और परिमाप भी हमारी 1D आकृति होती है, तो उसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं आता। तो जितने गुना पूछा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो 1D से ही 1D में अगर कोई भी चेंज पूछा जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, उतने ही गुना होता है। 1D से अगर 2D में होता है तो हम क्या करते हैं, जितना गुना है उसका स्क्वायर कर देते हैं। और 1D से अगर 3D में कोई चेंज पूछा जाता है तो जितने गुना है उसका क्यूब कर दिया जाएगा। और 3D से अगर 1D की तरफ आना होता है तो जो भी हमारा गुना दे रखा है उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। और 2D से 1D की तरफ आना है तो जितने गुना दे रखा है उसका रूट निकाल देंगे। आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जो भुजा है उसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे, जितने गुना है उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे, उसका क्यूब रूट निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1D से 2D में पूछा जा रहा है, 1D से 1D में पूछा जा रहा है, 1D से 3D में पूछा जा रहा है। 1D से 1D में कोई चेंज नहीं। अगर 1D से 2D की तरफ जा रहे हैं तो जितने गुना दे रखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर 1D से 3D की तरफ जा रहे हैं तो जितना गुना दे रखा है उसका क्यूब कर देंगे। तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या है, एक गोलार्ध की त्रिज्या 21% बढ़ जाती है, यह पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिज्या हमारी होती है 1D, और जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या पार्श्व सतह क्षेत्र होता है वो होता है हमारा 2D।
तो 1D से अगर 2D में हम जाते हैं और हमको परसेंटेज में चेंज दे रखा है तो हम सक्सेसिव यूज करते हैं। अगर ये परसेंट की जगह सेंटीमीटर में दे रखी होती है और कितने गुना बढ़ रही होती है या घट रही होती है वो अगर हमको दे दिया जाता तो उस गुने का हम स्क्वायर करते और हमारा आंसर आ जाता। तो ए और बी हमारा 21% हो गया, 21 प्लस 21 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, बटे में 100 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 42 प्लस 100 से इसे भाग देंगे तो 4.41 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 46.41%। प्लस का साइन है तो इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। माइनस का साइन होता तो डिक्रीज का आंसर आता। तो आप ये छोटा सा डिफरेंस याद रखेंगे, किसी भी साइड में परसेंट में कोई भी वृद्धि हो रही तो वहाँ आप सक्सेसिव यूज करेंगे। अगर नंबर और गुने में अगर वृद्धि हो रही तो उसका स्क्वायर या क्यूब करेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम कर दिया जाए तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो एरिया जो हमारा होता है वो 2D होता है और विकर्ण हमारा 1D होता है। तो 2D से अगर 1D की तरफ आते हैं तो नंबर का रूट हम कर देते हैं। तो 19% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 19/100। तो पहले अगर 100 थी तो 19 की कमी हो गई तो अब हो गई 81। तो ये एरिया आ गया, हमको चाहिए साइड। तो हमने क्या सीखा था कि 2D से अगर 1D की तरफ आते हैं तो नंबर का रूट हम कर देंगे, इधर भी रूट कर देंगे। तो 100 का रूट हो गया 10 रेशियो, 81 का रूट हो गया 9। तो पहले साइड 10 थी अब 9 हो गई, कितने की कमी आई, 1 की। कितने पे, 10 पे। तो 1/10 की परसेंटेज होती है 10%, या फिर इसको मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे तो 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी 2D आकृति से 1D आकृति की तरफ आते हैं तो उस नंबर का हम रूट कर देते हैं। तो 100 का रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 81 का रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पहले 10 था अब 9 हो गया, 1 की कमी होगी किस पे, 10 पे, तो बटे में 10 आ जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या कितने % बढ़ाई जाएगी हमसे पूछा है। तो एरिया में 44% की वृद्धि हुई तो 100 पे 44 की वृद्धि हुई तो 144 हो गई। तो ये हमारी 2D आकृति हो गई और हमें साइड की तरफ जाना है। त्रिज्या हमसे पूछा, रेडियस पूछा हमसे। तो 2D से अगर 1D की तरफ हम जाते हैं तो नंबर का हम रूट कर देते हैं। इसका रूट हो गया 10, 144 रूट से बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा। तो पहले साइड 10 थी अब 12 हो गई, कितना का डिफरेंस आया, 2 का। किस पे आया, 10 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 कट गई, 20% आ गया। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 2D से अगर 1D की तरफ आएंगे तो नंबर का रूट कर देंगे। अगर यहीं पर वॉल्यूम दिया होता और 1D हमसे पूछा जाता तो उसका क्यूब रूट करते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हाइट में 35% की वृद्धि हुई है, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20 और रेडियस में 10% की 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो दोनों में वृद्धि हुई है तो 20 से 27 हो गई, 10 से 1 बढ़ गई तो 20 से तो 27 हो गई और ये 10 से 11 हो गई। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा रेशियो। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस नंबर को ऐसे लिख देते हैं और जोड़ के फिर बीच में लिख देते हैं। तो कितने की वृद्धि हुई, 97 की। कितने पे, 200 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 2 से भाग कर देंगे तो 46.5 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं 200 पे कितना हुआ, 97 कम। हमें निकालना 100 का तो इसका आधा हो जाएगा 46.5। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि हमको कोई वैल्यू दे रखी होती है, उसे कुछ % से बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ाने के बाद दोबारा से उसको पहली स्टेज में पूछा जाता है कि कितने % चेंज हमारा आया है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, एक संख्या को x% से बढ़ा दिया गया है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने % घटाना होगा। तो मान के चलो हमारे पास नंबर है 100, इसमें हमने वृद्धि कर दी x की, तो ये हो गया x + 100। अब हमसे कहा जा रहा है कि वापस यहाँ से हमें 100 पे आना है, तो x + 100 से अगर वापस 100 की तरफ आएंगे तो इसमें से हम 100 को घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा। तो x हमारा किस पे बचेगा, x + 100 पे %। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, चावल की कीमत 7% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू हम 100 मान लेते हैं, अब इस पे कितने की बढ़ोतरी हो गई, 7% की, तो 160 हो गया। अब वापस कह रहे हैं 160 से हमें 100 पे लाना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 60 की कमी।
तो 60 की कमी कितने पे करनी पड़ेगी? 160 पे। 100 पे नहीं करनी, हमें 160 पे करनी है। वापस से आने के केस में हमें इस पे ही सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो बटे में हमारी पीछे वाली ही वैल्यू आएगी। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गई, 3 बार 8 बार, तो 3/8 की परसेंट होती है 37.5%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई, पेट्रोल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कितनी कीमत हमें कम करनी है इस बार? तो या तो हम 15% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 15% होता है हमारा 3/20, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 पे 15 की वृद्धि तो 115 हो गया। तो 115 से दोबारा कीमत 100 लाने के लिए हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? 15 की। तो 15 की कमी किस पे करनी पड़ेगी? 115 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 23 बार, तो 300/23 हो जाएगा। 23 से कम 23, 70 बचेगा, 23 दिया 69, 1/23 हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आप इसे परसेंट से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 में 3 की वृद्धि 20 से 23 हो गई, तो 20 से 23 हो गई, तो 23 से 20 की कमी करनी होगी, तो 3 की कमी करनी पड़ेगी, तो 3 की कमी 23 पे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यही हमारा आंसर आ जाता है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या है, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, चीनी को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कटौती के बाद खपत में कमी व आरंभिक खपत का अनुपात पूछा इस बार हमसे। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, या 100 पे 20 की वृद्धि होगी तो 100 से 120 हो जाएगी, फिर 100 को और 120 को काटेंगे तो 5/6 हो जाएगा। 5 से 6 में 1 की वृद्धि होगी, तो 5 से 1 की वृद्धि होगी, पहले 5 थी, 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो गई, तो 6 से 5 को वापस लाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी। तो हमसे ये पूछा है कि कटौती के बाद खपत में कमी, तो कमी कितने की करनी पड़ी? 1 की। और इसके बाद रेशो हमसे पूछा है कि आरंभिक खपत हमारी 5 हो गई, बाद की खपत हमारी 6 हो गई, तो इसमें से जिसका रेशो आपसे पूछा जाएगा उसका आप लिख देंगे। तो हमसे पूछा है आरंभिक खपत, तो आरंभिक खपत हमारी 5 हो गई, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर बाद वाले का अनुपात पूछा जाता तो यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाता। तो भाइयों सीरीज टाइप का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, 50% अंग्रेजी और बची किताबें 30% फ्रेंच में, तथा बची 6300 किताबें क्षेत्रीय हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या हमसे पूछी है। तो हमारे पास परसेंट है 20%, 50%, 30%। ये हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई, ये फ्रेंच हो गई। तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 30% की फ्रैक्शन 3/10। तो पहले हमारे पास 5 बुक थी, उसमें से 1 की कमी आई, तो 5 से 4 का रेशो हो गया। पहले हमारे पास बुक 2 थी, उसमें से 1 की कमी हो गई, तो 2 से 1 हो गया। इसके बाद 10 से 3 की कमी हो गई, तो 10 से 7 हो गया। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 10 5 बार कट जाएगा, 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, इधर हमारा 7 रह जाएगा रेशो। उसके बाद हमसे क्या कहा है कि जो बची हुई किताबें 6300 हैं, तो 7 की वैल्यू हमें 6300 दे रखी है, इससे 900 गुना ज़्यादा, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ये भी 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 नंबर 225 20, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है, वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमसे पूछा है। तो 4% की वृद्धि हुई, इसकी फ्रैक्शन 1/25 हो गई, तो 25 पे 1 की वृद्धि हुई, तो 25 से 26 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि वापस तरल से पिघलने पर आयतन में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो वापस से अगर पूछा है तो 26 से 25 होने में कितने की कमी हुई है? 1 की कमी। किस पे हुई है? 26 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, तो 13 से 50 को भाग देंगे तो 13 या 39, 11 बचेगा, बटे में 13%। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहा है। उसने कहा है कि वापस तरल से पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वापस अगर आएंगे तो 26 से 25 में 1 की कमी होगी। कमी किस पर हुई? 26 पे, तो बटे में 26 आएगा। अगर 25 आप लाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ जाता है, ऊंचाई 33 से 1/3% कम हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, वो हमसे पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट।
और यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है दो ट्राइंगल का कि पहले वाले से दूसरे वाले में 16 से 2/3% के आधार बढ़ रहा है और ऊंचाई में कमी हो रही है 33 से 1/3% की। तो ये हमारा ओल्ड वाला हो गया, ये हमारा न्यू वाला हो गया। इसका एरिया भी सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कट जाती है। तो हाफ इधर भी है, इधर भी है, ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बेस और हाइट ही ऐसा है दोनों तरफ कि वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सेम है उसे हम पहले ही काट देंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है 16 से ही 2/3% और हाइट दे रखी है 33 से ही 1/3%। तो हमने अभी तक क्या सीखा था, अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज मिले तो उसको हम रेशो मेथड से करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/6, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/3। 6 से 1 की वृद्धि हुई तो पहले 6 थी, दूसरे में 7 हो जाएगी। ऊंचाई में कमी तो 3 से 1 की कमी 3 से 2 हो गया। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर से इधर काट लेते हैं, ये 3 बार कट जाएगा। 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा रेशो, इधर हमारा 7 रह जाएगा। तो ये हमारा एरिया हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया ही आता है। तो 9 से 7 हो गया, कितने की कमी आई, 2 की। किस पे कमी आई, 9 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/9 होता है 11 से 1/9% और ये 2/9 है तो उसका दोगुना हो जाएगा 22 से 2/9%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी दो आकृतियों के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़े तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप पहले से हटा देंगे, फिर उसके आप कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, आयत की लंबाई 33 से 1/3% कम हो जाती है, चौड़ाई 16 से 2/3% ज्यादा हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, ये हमसे पूछा है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और दूसरे वाले का भी ऐसे ही निकलेगा L इंटू बी। ये ओल्ड वाला हो गया, ये न्यू वाला हो गया। ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम आप डायरेक्ट करेंगे। परसेंटेज हमारे पास है 33 से 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3 और दूसरी 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अगर ये आपको निकालने नहीं आते तो आप पहली वीडियो जरूर देखें, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेंथ हो गई हमारी, पहले 3 थी, अब 1 की कमी होगी 3 पे तो 2 रह गई। ये हमारी ब्रेथ हो गई ज़्यादा, तो पहले 6 थी, 1 बढ़ गई 7 हो गई, 6 से 7 हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, इससे काट लेंगे 3 बार। तो एरिया हमारा कैसे निकलता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 रेशो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो आप देखेंगे पहले वैल्यू 9 थी, अब 7 हो गई। तो एरिया हमारा घटा है, -2 हुआ है। तो वैल्यू किस पे घटी है, 9 पे घटी है। तो -2/9 की वैल्यू होती है 22 से ही 2/9%। माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर वैल्यू प्लस की होती तो हमारा इंक्रीज होता। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है और ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का कंपैरिजन यहाँ पे हमसे पूछा है। ओल्ड ले लेते हैं, न्यू ले लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ऐसे इधर निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे हमें परसेंटेज दे रखी है 10%, 20% और 20%। इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, इसकी फ्रैक्शन भी 1/5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो 10 में 1 की वृद्धि, पहले 10 थी अब 11 हो गई। चौड़ाई पहले 5 थी, 1 की वृद्धि होगी तो 5 से 6 हो गई। और ऊंचाई में कमी हुई है तो 5 से 1 की कमी 5 से 4 हो गया। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। और वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम में इनकी तीनों की मल्टीप्लाई इधर वालों की कर देंगे, इधर वालों की कर देंगे। तो 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो 5 का क्यूब हो गया 125 रेशो। 4 3 12 हो गई, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो आयतन पहले 125 था, अब 132 हो गया। कितना बढ़ गया, 7। किस पे बढ़ा है, 125 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 से 5 बार कट जाएगा, तो 28/5 आ गया। तो 25 3/5%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे,
एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर उसके पुराने एरिया नए एरिया का कंपेरिजन करा जाए तो हाफ हमारा दोनों तरफ वो कट जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हमारी कट जाएगी। तो 40% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। तो ये हमारा बेस है, बेस पहले 5 था, 2 बढ़ गया 7 हो गया, तो 5 से 7 हो गया। हमें हाइट चाहिए, यहाँ पे हाइट ये पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट बढ़ाएं। हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है कि 60% की वृद्धि, तो यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5। 5 में 3 की वृद्धि हमसे बोली है, तो 5 से 8 हो जाए। तो एरिया में इतनी वृद्धि के लिए हम हाइट में कितनी वृद्धि करें, ये हमसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जो ये नंबर है सेम ऐसे कैसे ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जो इधर वाला नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो इधर वाला नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 सत्ते 35 हो गया, रेशियो 8 पंजे 40 हो गया। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, तो 7/8 आ गया। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे, 7 पे। तो 1/7 होता है 14 से 2/7%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन में हमको यहाँ पे हाइट दे रखी थी, एरिया पूछा जाता था, लेकिन आगे क्वेश्चन में आपको एरिया दे देंगे, हाइट या बेस आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे, उसको रेशो के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे है वो बिल्कुल सेम ऊपर लिख देंगे। इधर का नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर का नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक बेलन की त्रिज्या में 16% की कमी की गई, इसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत बढ़ाएं कि बेलन का आयतन समान रहे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर भी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी। तो आर स्क्वायर और एच की वैल्यू हमें दोनों तरफ चाहिए। तो रेडियस हमें दे रखी है 16% की कमी की गई, तो 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। तो 25 पे 4 की कमी की गई है, तो पहले 25 थी, 4 की कमी हो गई तो 21 हो जाएगी। और आर स्क्वायर, आर 2 बार चाहिए, तो 25 से 21 हो जाएगा 2 बार, ये हमारा आर हो गया। एच हमें चाहिए, वॉल्यूम हमें दे रखा है इक्वल रहे। इक्वल के केस में हम दोनों तरफ एक मान लेते हैं कि कोई चेंज नहीं आया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर सेम ऐसे लिखते हैं और इधर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो इंटू 21 रेशियो, ये वाला सेम रखेंगे और इधर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इंटू 25 तो 21 का स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 625। तो कितने की वृद्धि हो गई, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 12 में से 4 गए तो 8, 184 की वृद्धि हो गई 441 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितने बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, तो 41 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर समान दे दिया जाए तो दोनों को हम 1/1 मान लेंगे और ऊपर सेम यही नंबर आ जाते हैं, और मल्टीप्लाई में दूसरी साइड के दोनों नंबर हो या 3 नंबर, जितने भी नंबर हो वो इधर आ जाएंगे और इधर वाले नंबर इधर चले जाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई में 12% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि घनाभ का आयतन समान रहे। फिर से समान वाला केस है। तो घनाभ का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ यहाँ पे कितने परसेंट दे रखी है, 12% की वृद्धि, 12% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/25। ब्रेथ भी हमें 12% दे रखी है, ये भी 3/25 हो जाएगी। तो 25 से 3 की वृद्धि होगी, 25 से 28 हो गई, इसमें भी वृद्धि है तो ये भी 25 से 28 हो जाएगी। तो हाइट हमसे पूछिए कि कितने परसेंट की वृद्धि करें कि हमारा वॉल्यूम समान रहे, 1:1 रहे। हमने क्या सीखा था, ये नंबर ऊपर सेम चले जाएंगे, 1 आ जाएगा, इंटू इधर दोनों की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, 28 गुना 28 रेशियो, ये नंबर सेम ऊपर चला जाएगा, इधर के दोनों नंबर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 25 गुना 25। तो 28 का स्क्वायर होता है 784 और 25 का स्क्वायर 625।
तो पहले वॉल्यूम 784 था, अब 625 रह गया। कितना डिक्रीज हो गया? 14 में से 5 गए तो 9, 7 में से 2 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 1। 169 की कमी आई किस पे? 784 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,900 हो जाएगा। तो 15,900 को हम 784 से भाग दे देंगे, इसे हटा देंगे। 784 यहाँ आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार देखते हैं। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15। 10 में 7 गया तो 2, 8 में 6 गया तो 2, 1 जीरो, तो 0 बार जाएगा। तो 20 पॉइंट वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम अगर समान दे दें तो रेशो आपको 1:1 लेना है, और वही हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, उनके साथ हम क्रॉस वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उन दोनों नंबर का हम कंपैरिजन करते हैं, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे? एक संख्या पहले 40% बढ़ा दी जाती है, फिर 25% की कमी कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 15% की वृद्धि, फिर 20% की कमी की जाती है। मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी हमसे पूछी है। तो परसेंट हमारे पास 40%, 25%, 15% और 20%। इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/5, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/4, इसकी फ्रैक्शन हो गई 3/20 और इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/5। तो पहले वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है। तो 5 में 2 की वृद्धि 5 से 7 हो गई, 4 में 1 की कमी 4 से 3 हो गई, फिर वृद्धि और फिर कमी हुई है। तो 20 में 3 की वृद्धि 20 से 23 हो गई, 5 में 1 की कमी 5 से 4 हो गई, 4 से 4 कट गया। तो 20 पंजे 100, 100 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ गया रेशो। तो 23 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 161 आ जाएगा। 161 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 16 तिया 48। तो कितने की कमी आई? 17 की। कमी किस पे आई? 500 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 से किसी नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं कि ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो 3.4% आ गया। 500 से 483 हुई है, तो वैल्यू हमारी घटी है, माइनस की आई है, तो ये माइनस का 3.4, तो माइनस की वैल्यू डिक्रीज हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती तो इंक्रीज होता। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे? एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है, फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी हमसे पूछिए। तो 3% हमें यहाँ दे रखी है, 16%, 14% और 30%। तो इन दोनों में हमको वृद्धि दी है, इसमें हमको कमी दी है। तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 14 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 के 84, 8 बचे, 14 और 8 22। तो हम क्या करते हैं कि 2 अंक से पहले पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, 30 हो गया, 30 को इसमें ऐड कर देंगे तो 32.24 हो जाएगा। अब इसके साथ हम 30% का निकाल लेंगे। ये हमारी प्लस की वैल्यू है, ये हमारी माइनस की वैल्यू है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2.24 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 32.24 गुना 30 बटे में हमारा 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में और 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, तो 2.24 माइनस 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तिया 72, 32 तिया 96, बटे में 3 जीरो, तो 3 नंबर से पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, तो इसमें से 2.24 को माइनस कर देंगे। 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये माइनस का 7.432 आ गया। तो माइनस की तो वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसके मतलब परसेंट। तो -7.4 ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी हम तीसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं, परसेंटेज की, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में, और इनकम के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो हमने क्या जाना था कि कहीं पे भी कोई वृद्धि या कमी हो रही है तो वहाँ पे हमारा सक्सेसिव यूज होता है। तो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट में भी हमारी वृद्धि या कमी होती है। तो देखते हैं कि सक्सेसिव से इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है? वसीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। तो 2 वृद्धि हमें यहाँ मिली हुई है, एक तो 15% और एक 20%। तो दोनों में वृद्धि हुई, तो हम करते क्या है कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा। 2 अंकों से पहले हमारा पॉइंट आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 35 हो गया, और ये 3 उसमें जुड़ जाएगा तो 38 हो जाएगा।
तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इन्हें हम हटा देंगे। 38% हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो उस मेथड से इन क्वेश्चन को हम करते तो काफ़ी कैलकुलेशन हमारी करनी पड़ती, लेकिन सक्सेसिव से 1 सेकंड में हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो भाइयों ये क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक में। परसेंटेज की तीसरी वीडियो, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया हुआ है, लेकिन इन क्वेश्चन को भी हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कहा क्या हमसे। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। तो हमारा एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू कंजप्शन से। कीमत गुना लागत इक्वल टू हमारा व्यय होता है, खर्च होता है। तो प्राइस हमें दिया है 19% की बढ़ोतरी हुई है, 19% की फ्रैक्शन हो जाएगी 19/100। तो 100 पे बढ़ोतरी हुई है 19 की, तो 100 से 119 हो जाएगा। कंजप्शन हमें पता नहीं, ये हमसे पूछा है। एक्सपेंडिचर हमारा 12% दिया हुआ है, 12% की फ्रैक्शन 12/100 हो जाएगी। तो पहले 100 थी, 12 बढ़ गई तो 112 हो गई। तो एक्सपेंडिचर हमारा कैसे निकलता है, P इंटू सी। तो रेशो से हमने ये वाला नंबर कैसे निकालना सीखा था। ये वाला नंबर सेम ऐसा ही ऊपर चला जाएगा 100 गुना, फिर हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा रेशियो, ये वाला नंबर सेम ऊपर चला जाएगा इंटू ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारा 119 और 112 आ गया, 119 रेशो 112। तो कितने की कमी आई, 7 की। किस पे कमी आई, 119 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 119 से 700 को हम भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आएगा 5.88 के समथिंग। तो दिक्कत अब ये है कि हमारा आंसर 5 है या 6 है। तो इस टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाए तो उसे आप कैसे सही करेंगे। जैसे 5 से 5.5 हो गया, फिर 6 तक हो गया, तो 5 से 5.4 तक जो हमारा आंसर लगेगा 5 ही लगेगा। और अगर 5.5 उत्तर दे रखा है और यही हमारा आंसर है तो 5.5 लगेगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो भी वैल्यू आएगी 6 तक, वो हमारा आंसर 6 लगेगा। तो ये 5.5 हमारा मीडियम हो गया। इससे ऊपर वैल्यू है तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, इससे नीचे वैल्यू है तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। तो 5.88 इसके बीच में आएगा तो हमारा आंसर 6 हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, 340 की सेल पर भैया 30% की छूट या 25 और 5% की दो कीमत छूटों के बीच अंतर नहीं कर पा रही है, तो दोनों छूटों में क्या अंतर है ये हमसे पूछा है। तो दो छूट यहाँ पे दी हुई है, एक 30% की, दूसरी 25% और 5% की। तो इनका सक्सेसिव निकालेंगे, 25 पंजे 125 होता है। पॉइंट के बाद 2 नंबर लेते हैं, 100 में से इसे माइनस करेंगे तो 75 आ गया पॉइंट। 25 और 5 30, 30 में से 2 जाएगा तो 28 आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 1.25 का। ये अंतर कितने का आया, टोटल सेल हमारी 3840 रुपये की है, इंटू में 1.25 हो जाएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम इसका 1% और 0.25% भी निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि 2 नंबर से पहले हमारा पॉइंट लग जाता है। तो 38.4 हमारी वैल्यू आ गई 1% की। अब 1 का 1/4 होता है 0.25%। तो इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36.6। तो 3840 का 1% 38.4 हो गया और 0.25% 9.6 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10 की 0 पॉइंट, 9 8 17 और 1 18, 3 और 1 4, तो 48 रुपये आ गए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको एक कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट के लिए बटे में 2 जीरो लगा लेंगे। तो भैया एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमसे पूछा है। यहाँ भी कीमत में वृद्धि या कमी हो रही है तो हमारा सक्सेसिव यूज होगा। तो 20% की कमी तो माइनस का 20 हो गया, और 40% की वृद्धि तो प्लस का 40 हो गया। एक नंबर माइनस का, एक प्लस का, तो माइनस का साइन आएगा, 20 गुना 40 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेंगे, माइनस 4 दूनी 8, तो 20 में से 8 गया तो 12% बचा। वैल्यू हमारी प्लस की है तो इंक्रीज आएगा, तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर माइनस की वैल्यू आती तो डिक्रीज होता। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक व्यक्ति आय का 30% भोजन और 20% बच्चों की शिक्षा तथा शेष का 60% घर किराए पर व्यय करता है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत हिस्सा शेष बचा, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा रखी है। यहाँ पे हमें भोजन और शिक्षा की जो इनकम दे रखी है वो एक साथ दे रखी है परसेंट, और अगर हम इसको अलग अलग निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 30 और 20% उसने खर्च कर दिए, 50%, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/2। 60% उसने अलग से खर्च कर दिए, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/5। 2 में से 1 खर्च कर दिया, 2 से 1 रह गया। 5 में से 3 खर्च कर दिया, 2 रह गया।
2 से 2 कट गया तो ये रह गया 5:1। तो पहले इनकम 5 थी, अब बची है उसके पास सिर्फ 1। अब इनका परसेंट अगर निकालें तो 1 बची है कितने पे, 5 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 20% हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा कि हमसे एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% बाजी तीसरी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर घर आया। उसकी आरंभिक राशि कितनी थी? 75% की हमारी फ्रैक्शन होती है 3/4। तो 75% पहले में, 75% दूसरे में और 75% तीसरी बार वो हार गया, तो 3 बार वो हार गया। 4 में से 3 हार गया तो 1 बचा, 4 से 1। दूसरी बारी में भी यही हाल रहा उसका और तीसरी बारी में भी। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। पहले उसके पास 64 थे, अब उसके पास सिर्फ 1 बचा है। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचा, तो 1 नहीं वो 2 रुपये लेकर पहुंचा, इससे 2 गुनी ज़्यादा। तो जो पहले उसके पास राशि होगी वो भी इससे 2 गुनी ज़्यादा होगी, 128 रुपये। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही होगा। कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/1 से 64 की, तो इंटू में 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ जाएगा। तो भाइयों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। तो वर्तमान में उसकी आय कितनी है ये हमसे पूछा है। तो 2% हमें दे रखी है 25%, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4 और 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25। तो पहले वर्ष 4 से 1 बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। अगले साल 25 से 1 घट गई, 24 हो गई। तो हमको ये आय 5 साल लिखनी है, एक बार बढ़ा के एक बार घटा के। तो पहले साल बढ़ी, दूसरे साल घटी, फिर तीसरे साल फिर बढ़ जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। चौथे साल फिर घट जाएगी, 25 से 24 हो जाएगी। पांचवें साल 4 से फिर 5 हो जाएगी। तो एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी, फिर एक बार बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। तो 5 से कटेंगे 5 बार पे, 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया। 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 हो गया रेशियो, ये 6 किया 18 हो गया। तो 5 वर्ष बाद जो उनकी इनकम दे रखी है 72,000 दे रखी, तो ये हमारी पहले की हो गई, ये हमारी बाद की हो गई। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 72,000 रुपये। इस नंबर से 4,000 गुना ज़्यादा, तो पहले की इनकम भी 4,000 गुना ज़्यादा ही हो जाएगी, तो 40,000 हो जाएगी। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि और फिर 100% की वृद्धि हुई, उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये हमसे पूछा है। तो परसेंटेज हमारे पास क्या है, 50%, फिर 50% और फिर 100%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, इसकी फ्रैक्शन 1/2, इसकी फ्रैक्शन 1/1। तो पहले 50% की कमी हुई है, 2 में 1 की कमी, 2 से 1 हो गई है। बाद में 50% की वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि, 2 से 3 हो गई है। फिर 100% की वृद्धि, 1 में 1 की वृद्धि हुई है, 1 से 2 हो गई है। तो 2 से 2 कट गया, तो 2:3 आ गई। तो वृद्धि कितने की हुई है, 1 की। वृद्धि हुई किस पे है, 2 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से इसे काटेंगे 50%। नंबर हमारा प्लस का है तो पॉजिटिव है, तो इंक्रीज हुई है, तो 50% का हमें लाभ हुआ है। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। यहीं पे अगर हमारी वैल्यू माइनस की होती तो माइनस का 50 आता, फिर हमारा लॉस होता। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक महिला श्रमिक मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह घंटों में 10% की गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के हिसाब से साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है, तो कुल वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो रेट हमें दे रखा है 12.5% का, कि प्रति घंटे 12.5 घंटे की वृद्धि हुई है और जो हमारा टाइम है उसमें 10% की गिरावट हुई है। और अब हमसे इनकम पूछी है, तो 12.5% हो गया, तो इसकी परसेंटेज होती है 1/8। ये हमारा रेट हो गया। टाइम हमें दिया है 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और इनकम हमसे पूछी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें इनकम मिल जाएगी। तो पहले वृद्धि हुई है, तो 8 से 1 की वृद्धि हुई है, 8 से 9 हो गई। उसके बाद गिरावट हुई 10% की, तो 10 में 1 की गिरावट, 10 से 9 हो गया। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने को हुई वृद्धि, 80 पे।
परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, तो 5/4 आ गया। 4 से इसे भाग देंगे तो 1.25% आ जाएगा। वैल्यू हमारी पॉजिटिव की है तो इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत 12.5% वृद्धि हुई और टिकटों में भी 8.5% की वृद्धि हुई तो आय में प्रतिशत परिवर्तन हमसे पूछा है। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 1/8। 8 से 1/2 की कोई फ्रैक्शन नहीं होती, तो इससे मिक्सड से नॉर्मल फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो 8 दूनी 16 में 17/2 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों में वृद्धि हुई है तो 8 से 9 हो जाएगा। 200 में 17 की वृद्धि हो जाएगी, 200 से 217 हो गया। 200 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 9 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 होता है, 17 नंबर, 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 353 की वृद्धि किस पर हुई, 1600 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 33 बचा, 16 दूनी 32 पॉइंट, फिर 10 बचेगा, 10 16 से भाग नहीं होगा तो ना जाने की जीरो आ जाएगी। तो 22 वाले 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इसे अगर पूरा भाग देंगे तो 0.625 और आ जाएगा। तो भाइयों इस वीडियो में हमने सक्सेसिव से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट जान लिए। एक बार वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट आपसे बार बार पूछा जाता है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो हमारे पास कोई ताज़ा फल है, तो ताज़ा फल में जो हमारे पानी की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो फल हमारा सूख जाता है, पानी उसमें से गायब हो जाता है, एक तरह से सूख जाता है वो। तो जब हमारे पास ताज़ा फल था और जब हमारे पास सूखा फल था, दोनों में से पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी। जो उसका पल्प है वो पहले भी उतना ही रहेगा, बाद में भी उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो हमारे पास अंगूर है, कुछ टाइम बाद ये किशमिश बन जाएगा सूख के। आज इसमें मान के चलो 70% पानी है, तो 70% अगर वाटर है तो 30% इसका पल्प रहेगा। तो इसी अंगूर से हमारी ये किशमिश बनी है, तो यहाँ पे हमारा 70% पानी था, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 70 हो सकता है, यहाँ पे 10% ही पानी हो। लेकिन जो पल्प होगा वो यहाँ भी 30% ही होगा, पल्प 30% ही होगा। वाटर यहाँ पे 10% हो सकता है, 20% भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, पानी चेंज हो सकता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो हमारा पल्प, कि पल्प चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे हमारा ताज़ा फल था, यहाँ पे हमारा सूखा फल है, लेकिन पल्प दोनों में हमारा समान रहेगा। पानी चेंज हो सकता है इधर भी, लेकिन पल्प हमारा चेंज नहीं होगा। जो पहले ताज़ा फल में था वही हमारे सूखे फल में भी मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ पल्प को इक्वल करना पड़ेगा। तो पल्प यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। हमने प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई का केस देखा था, एक वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती थी। वही प्रोसेस यहाँ पे भी काम करेगा। तो कभी भी हमारे पास फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट हो तो हमारे पास दो चीज़ होती है, पल्प और वाटर। फल में हमारे पास पल्प होता है और पानी होता है। चेंजिंग किस में आती है, पानी में। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। शुरुआत में ताज़ा फल में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, बाद में सूखने के बाद वो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ पल्प को इक्वल करना पड़ेगा। तो भाइयों देखते वो क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फल में कितने सूखे फल हमें प्राप्त होंगे। तो हमको एक साइड तो फ्रेश फ्रूट रखने हैं और एक तरफ हमें ड्राई फ्रूट रखने हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जो ताजे फल है उसमें 68% पानी है और जो सूखे फल है उसमें 20% पानी है। और 100 किलो ताजे फल में कितने सूखे फल बनेंगे ये हमसे पूछा है। तो 100 किलो ताजा फल है, तो ताजा फल में हमें पानी दे रखा है 68%, लेकिन 68% अगर पानी है तो पानी को आप हटा दो, उसमें 32% हमारा पल्प है, तो हम पल्प को लेंगे। पानी को हमने हटा दिया तो इसके इक्वल में हमें ड्राई फ्रूट का पल्प करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा ड्राई फ्रूट हो गया इनटू, तो ड्राई फ्रूट में हमारा 20% पानी है, 20% पानी को हम हटा देंगे तो पल्प कितना होगा 80%, तो यहाँ 80% हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ताज़ा फल हो गया, उसमें हमने कितना पल्प था वो ले लिया। इधर हमारा ड्राई फ्रूट हो गया, उसमें कितना पल्प था वो हमने ले लिया। सिर्फ हमको पल्प को लेना है। पल्प हमारा कांस्टेंट है, पानी को हटा देंगे बिल्कुल ही। तो परसेंट से परसेंट कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 8 से ये 4 बार कट गया, तो 10 के 40 किलो हो गया। तो ड्राई फ्रूट हमारे 40 किलो बनेंगे। तो 100 किलो ताज़ा फल में हमारे 40 किलो ड्राई फ्रूट बनेंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास 100 किलो ताज़ा फल थे,
ताज़ा फल में पानी का परसेंटेज 68% था, हमने 68% पानी उनमें से हटा दिया तो हमारे पास 32% पल्प बचा। ये ताज़ा फल का हो गया। हमने इधर ड्राई फ्रूट का लिया, ड्राई फ्रूट हमें पता नहीं है, उसकी जगह हमने डी लिख लिया। और ड्राई फ्रूट में हमें 20% पानी दे रखा है, तो 20% पानी हम हटा देंगे तो 80% हमारा पल्प बचेगा, तो 80% हो गया। दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि पल्प हमारे इक्वल हो जाएगा दोनों साइड में। उसके बाद परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 से 4 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो 40 किलोग्राम आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो डी को आप निकालना है तो डी को इधर ही रहने देंगे। ये जो 80 है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, फिर 80 से इसे आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हुए हैं। तो ताजे फल में 90% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 120 किलो ताजे फल में हमें ये पूछा है कि कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रेश फ्रूट है वो कितने हैं, 120 किलोग्राम, और ताजे फ्रूट में पानी हमें बता रखा है 90%, तो 90% पानी हम हटा देंगे, 10% पल्प हमें मिलेगा। वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट आ जाएगा हमारा इंटू में। ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। तो हमने दोनों साइड पल्प को इक्वल कर दिया, तो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से इसे काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, 15 × 120 होते हैं, तो 15 किलोग्राम हमें ड्राई फ्रूट मिलेंगे 120 किलो ताजे फलों में। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पानी को हटा के पल्प को इक्वल करना पड़ेगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, क्वेश्चन में कहा क्या है, ताजे अंगूर में 75% पानी है और सूखे मेवों में 50% पानी है। 60 किलो ताजे फल में हमें कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, यही हमसे पूछा है। क्या करते हैं, 160 किलो हमारे ताजा फल है, ताजा फल में जो पानी है 75% है, तो पानी हम हटा देंगे, 25% हमारा पल्प बचेगा, इक्वल टू किसके, ड्राई फ्रूट इंटू ड्राई फ्रूट में पानी है 50%, तो 50% पानी हटा देंगे, 50% पल्प हमारा बचेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से 50 2 बार कट जाएगा, तो 160 किलो ताजा फल में हमें 80 किलो सूखे फल प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में आपका यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, आपको पानी को हटा के पल्प को इक्वल करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, तो ड्राई फ्रूट की तरह यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में हमारा यहाँ पे पानी में मिश्रण हो सकता है, पानी में कोई रंग मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, ये कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा नमक के ऊपर पूछा जाता है कि नमक का सॉल्यूशन, नमक कैसे बनाते हैं। समुद्र के साइड में जो जमीन होती है खाली, उसमें मैड बना के उसमें पानी को ले आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उस पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी वहाँ से एवोपरेटेड हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके बाद नमक को अलग कर लिया जाता है। तो शुरुआत में जो भी हमारा घोल था, जो सॉल्यूशन था, उसमें हमारे पानी मिक्स था, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो पानी उड़ जाता है, हमारा नमक वहाँ पे बचा रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नमक रहेगा, नमक चेंज नहीं होगा, पानी की मात्रा में ही चेंज यहाँ पे आएगा, क्योंकि शुरुआत में घोल में हमारा पानी पूरी मात्रा में रहता है और जब वो सूख जाता है तो पानी हमारा गायब हो जाता है, हमें नमक मिल जाता है। तो सॉल्ट हमें कैसे मिलेगा, टोटल सॉल्यूशन जो भी हमारा घोल है वो, और मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हिंदी में सांद्रता इसे बोलते हैं। किसी भी घोल में कोई भी अगर दूसरा पार्टिकल या कोई भी कण है, जैसे यहाँ पे पानी में दूसरा कण हमारा नमक हो गया, तो जो दूसरा पार्टिकल है वही उसका कंसंट्रेशन है, वही उसकी सांद्रता है। तो यहाँ पे नमक सांद्रता हो गया। तो सॉल्ट का नंबर ऑफ परसेंटेज ही हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं, जो ये होगा इसका उल्टा ये होगा, जो ये होगा इसका उल्टा ये वाला होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि एक घोल में 16.5% नमक है, तो नमक की मात्रा हमें 16.5% दे रखी है। और उसके बाद क्या कहा है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो जो हमारे टोटल सॉल्यूशन है, जो हमारा घोल है, उसमें से 18 लीटर पानी एवोपरेट हो चुका है, वाष्पीकृत हो चुका है। तो पानी एवोपरेट होने के बाद जो हमारी सांद्रता है वो 20.9% है। तो पानी उड़ गया तो हमारे नमक की मात्रा अब ज़्यादा हो गई यहाँ पे, तो 20.9% हमारे पास यहाँ पे अब नमक हो गया। तो दोनों नंबरों को जोड़ के बीच में नंबर आ रहा है, यहाँ पे दोनों नंबर का सम 11 आ रहा है। तो अगर इनको हम काटेंगे, पॉइंट है दोनों तरफ तो इक्वल है, पॉइंट को हटा देंगे तो 11 से 15 बार कट जाएगा, ये रेशो हो जाएगा हमारा, 11 से 19 बार कट जाएगा। तो रेशो आ गया हमारा 15:19। इसका रिवर्स होता है हमारा सॉल्यूशन, तो ये 19% हो गया, अब 15% हो गया रेशो। तो दोनों में कितने का गैप आया, 4 का। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमें 18 लीटर दे रखी है, इस वैल्यू से 4.5 गुना, 4.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अब हमसे कुछ भी चीज़ पूछ रहे, हम आंसर लगा देंगे। तो अब हमसे पूछा क्या है
कि विलियम की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। जो सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में वो कितना था, तो स्टार्टिंग में हमारा सॉल्यूशन 19% था, अब 15% है। अगर कंसंट्रेशन पूछा जाए तो पहले 16.5 था, अब 20.9 है। तो इनमें से जो भी हमसे पूछा जाए उसमें 4.5 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे प्रारंभिक सॉल्यूशन पूछा है तो 19% में 4.5 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 पर 95 हो गया पॉइंट हासिल 9, 19 चौक 76 और 9 85 लीटर। तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहले जो नमक था वो दे रखा है 16.5%, तो जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें से 18 लीटर पानी हमारा सूख गया। तो हमारे पास अब नमक की मात्रा है 20.9%। तो कंसंट्रेशन में आप नमक की मात्रा रखेंगे, इसकी जगह आपको सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है। तो जो सॉल्यूशन का रेशो दिया होगा उस रेशो को उल्टा करके हम कंसंट्रेशन में लिख देंगे। तो 19 से 15 होने में हमारा जो गैप आया 4 का आया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो 18 लीटर पानी गायब हुआ है उसमें से। तो 4 से कितने गुना ज़्यादा, 4.5 गुना ज़्यादा। 4 से 18 को भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे सॉल्यूशन की स्टार्टिंग स्टेज पूछी है, प्रारंभिक मात्रा हमसे पूछी है। अगर बाद की पूछता तो 15 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते। अगर नमक की शुरुआत मात्रा पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते। बाद की नमक की मात्रा से बोलते तो इससे मल्टीप्लाई करते। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, चीनी तथा नमक के घोल में जो कि 28 लीटर है उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उसका उड़ा दिया गया है। तो शेष घोल में कितने परसेंट चीनी बची है ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 28 लीटर घोल दिया है। तो स्टार्टिंग का जो सॉल्यूशन है वो हमें 28 लीटर दिया है और उसके बाद क्या आता है कि गर्म करके उसे 6 लीटर उड़ा दिया है। 6 लीटर अगर उड़ा देंगे तो अब बचेगा हमारे पास 22 लीटर। तो इनका हमें रेशो चाहिए होता है। तो इसको काटेंगे 2 से 14 बार कर जाएगा, ये 11 बार कर जाएगा। तो 14 रेशो 11 आ गया। तो इसकी रिवर्स वैल्यू होती है हमारी परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन की। तो यहाँ पे हमारा शुगर नमक जो भी हो सकता है तो इसको पलट के यहाँ पे लिख देंगे तो इनका रेशो 11 रेशो 14 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो घोल में हमारी चीनी थी 26.4% थी, तो इस 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 26.4%। और हमसे पूछा क्या है कि शेष घोल में चीनी कितने परसेंट है, तो 14% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 11 की वैल्यू इतनी होगी तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 11 हो जाएगा, इंटू में 14। तो 11 से ऐसे काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44। तो 14 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33.6% हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन में हमने किया क्या है, हमको 28 लीटर घोल दे रखा था, उसके बाद क्या कहा कि 6 लीटर पानी उड़ गया। 6 लीटर का घोल इसमें से उड़ गया तो 28 से 22 हो गया। तो इनका हमने रेशो लिया तो 14 रेशो 11 हो गया। इसका ही रिवर्स रेशो होता है परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में शुगर का चाहिए, तो ये 14 रेशो 11 था तो ये 11 रेशो 14 हो जाएगा। 11 की वैल्यू स्टार्टिंग में हमें दे रखी है 26.4, 11 की वैल्यू 26.4 है तो 1 की निकालेंगे तो बटे में 11 हो जाएगा। हमसे बाद की पूछी है तो इंटू में 14 हो जाएगा। 11 से इसे भाग देंगे 2.4 बार चला जाएगा, 2.4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.6% आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट हो या हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं।